हेलो प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स मैथ विद आयुष में। बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th की फिजिक्स विद्युत धारा। और टॉपिक है आज का हमारा विशिष्ट प्रतिरोध, रेजिस्टिविटी। बच्चों, रेजिस्टिविटी क्या होती है इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं रेजिस्टिविटी के बारे में बात बताऊंगा बहुत अच्छे तरीके से, आप इसको समझ पाइएगा। चलिए, विशिष्ट प्रतिरोध है क्या? विशिष्ट प्रतिरोध है क्या, इसको समझेंगे भाई। विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, देखते हैं भाई। कि जो रेजिस्टेंस होता है, क्या होता है? जो रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, वो किन किन बातों पे डिपेंड करता है? आर जो है डिपेंड करता है किसके? लेंथ की। आर जो है चालक तार की लंबाई पर डिपेंड करता है। अगर तार की लंबाई एल को बढ़ाते जाएंगे तो रेजिस्टेंस सीधी सी बात है बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। दूसरा नंबर क्या है? आर जो डिपेंड करता है वो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा होता है। ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर इज प्रोपोर्शनल टू 1/a कह सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब ये समीकरण नंबर 1 बनता है और समीकरण नंबर 2 बन जाता है। अगर दोनों की बात करूं, दोनों को मिलाने पर आर जो है एल पे निर्भर करता है और किस पे निर्भर करता है? ए पे निर्भर करता है। लेकिन जैसे ही हम अनुक्रमानुपाती का साइन हटाते हैं वैसे कांस्टेंट आता है रो। और ये ए जो है इधर आ जाएगा, आर ए अपान में इधर ये एल इज इक्वल टू रो। ये जो रो है इसी को कहते हैं किसी पदार्थ की रेजिस्टिविटी। क्या कहते हैं? किसी पदार्थ की रेजिस्टिविटी। विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध यहां पे क्या है? रो। अगर मात्रक की बात करूं तो आर ए अपान में एल है, मात्रक बना सकते हैं। रेजिस्टेंस का मात्रक ओम है और ए का मतलब मीटर स्क्वायर और लेंथ ये भी है मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल तो ओम मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओम मीटर। पहली बात यह है, मैं आपको समझा दूं कि जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो किन किन बातों पे डिपेंड करेगा, किन किन बातों पे डिपेंड करेगा। लिखेंगे विशिष्ट प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। निम्न बातों पर निर्भर करता है। ठीक है। पहला नंबर पदार्थ पर। किस पर? पदार्थ पर। दूसरा नंबर ताप पर। ये पदार्थ पर निर्भर करता है और दूसरा ताप पर, टेम्परेचर पर निर्भर करता है। देखो, जैसे मान लेते हैं कोई चांदी का वायर है। किसका वायर है? चांदी का वायर है। तो चांदी के लिए जो विशिष्ट प्रतिरोध होगा वो कुछ अलग होगा। अगर यही कॉपर होता तो इसके लिए विशिष्ट प्रतिरोध अलग अलग होगा। मतलब भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए विशिष्ट प्रतिरोध भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है। ठीक है। और दूसरी बात क्या है? ताप पर निर्भर करता है। अगर आप टेम्परेचर इसका बढ़ाते जाएंगे, क्या करेंगे? टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो इसका प्रतिरोध बढ़ेगा। अगर भले ये चांदी है या कॉपर है, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, मतलब रूम में है तो रूम का अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वहां पे ये होगा कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो बहुत तेजी से मूव नहीं कर पाएंगे, इसमें घूम नहीं पाएंगे और बहुत धीमी गति से चलेंगे। तो उस समय पे जो है इसकी प्रतिरोधकता जो है क्या होगी? बढ़ जाएगी। समझ रहे हैं ना? तो इसी को कहते हैं भाई विशिष्ट प्रतिरोध, रो। और रो का मात्रा क्या होता है? ओम मीटर। ठीक है। तो बात तो क्लियर हो गई होगी आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बच्चों, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं।
देखो रेजिस्टेंस दिया रहता है, मान लेते हैं कोई वायर है ये, और इसका रेडियस दे देगा, क्या दे देगा, रेडियस दे देगा, और इसका रेजिस्टेंस दे देगा, आर दे देगा, और आपको एल दे देगा, क्या दे देगा, एल दे देगा। फिर कहेगा आपको जो है इसकी विशिष्ट प्रतिरोधकता निकालनी है। जब आर देता है इसका रेडियस, तो यहां से एरिया निकालना पड़ता है, ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर करना पड़ता है। जो एरिया जो आर देता है रेडियस, उसको रख के पहले एरिया निकालो, एरिया निकालने के बाद फिर हम लोग इसको करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि डायरेक्ट क्षेत्रफल दे देता है, डायरेक्ट आपको सब सारी चीजें मिल जाती हैं, तो आप इसको बहुत बढ़िया तरीके से इसको सॉल्व कर पाते हैं। तो बच्चों ये बात आपको समझ में आई होगी। मैं अब थोड़ा आपको बताने वाला हूं कि प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या है और समांतर क्रम संयोजन क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। अब देखो रेजिस्टेंस इन सीरीज में क्या होता है, कई रेजिस्टेंस होते हैं, रेजिस्टेंस का साइन ऐसे होता है, मैंने बताया भी है आपको। ये मान लो 3 रेजिस्टेंस है, तो हम ये देखते हैं इसका पहला सिरा हुआ और इसका ये दूसरा सिरा हुआ और इसका ये पहला सिरा हुआ। तो जो पहला देखो दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा इसके दूसरे प्रतिरोध से जुड़ा हुआ है, इसका दूसरा प्रतिरोध जो दूसरा प्रतिरोध है इसका दूसरा सिरा पहले प्रतिरोध से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से बहुत सारे प्रतिरोध हम लोग जोड़ सकते हैं। इसमें हम लोग एक सेल जोड़ते हैं, सेल का साइन कुछ इस प्रकार से होगा, एक कुंजी के भी जोड़ते हैं और साथ में एक अमीटर ए लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, अमीटर लगाते हैं। ये प्लस है, इधर प्लस रहेगा, इधर ये माइनस रहेगा। इस तरीके से इसमें लगाते हैं। इसको R1 मानते हैं, इसको R2 मानते हैं, इसको R3 मानते हैं। धारा सदैव कहां से निकलती है, धन सिरे से। इलेक्ट्रॉन कैसे निकलते हैं, ये बैटरी के ऋण सिरे से इलेक्ट्रॉन और धन सिरे से धारा। तो बच्चों आप लोग ये देख पा रहे हैं कि जो धारा है तो R1 में भी बराबर जा रही है, R2 में बराबर जा रही है, R3 में बराबर जाएगी। धारा सब में सेम जाएगी, लेकिन जो विभव होगा इसमें V1, इसमें V2, इसमें V3, जो विभव होगा विभवांतर जिसको कहते हैं वो सब में अलग अलग हो जाएगा। अगर कुल विभवांतर की बात करूं, ये V वोल्ट की बैटरी है, ये सब में बढ़ गया V1, V2, V3। अगर कुल विभवांतर V था तो V1 गया और V2 और V3, मतलब R1, R2 और R3 प्रतिरोधों में कितना विभवांतर गया, कितना विभव गया, है ना। तो अब ओम का ये हम लोग जानते हैं I इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर, ठीक है। अगर V1 इक्वल टू देखें तो I हो जाएगा और हो जाएगा R1। V2 इक्वल टू देखा जाए यहाँ पे IR2, V3 इक्वल टू देखा जाए तो IR3। अब बात यह है कि धारा सब में सेम जा रही है, I इसमें, इसलिए हर जगह मैंने क्या लिख लिया, देखो I लिख दिया है ना। तो V की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, IR, ओम के नियम से। V1 की जगह IR1 प्लस V2 की जगह IR2 प्लस IR3। तो R इज इक्वल, देखो यहां से I अगर कॉमन लोगे इस साइड से तो I कॉमन हो जाएगा आपका R1 प्लस R2 प्लस R3। तो I से I कैंसिल, तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। देखिए अगर श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़े हुए हैं तो उनको क्या करना है, उनको सबको ऐड कर देना है। मान लेते हैं 2 ओम है, 3 ओम, 4 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, तो 2 और ये 3 और ये 4, 2 3 4,
तो 3 2 5 5 4 9 ओम। तो कितना आएगा टोटल 9 ओम। हम इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये यहाँ पे देखेंगे कि अगर छोटा प्रतिरोध 2 ओम है तो जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 9 ओम आएगा। तो 9 ओम से ये कम है कि नहीं कम है, 2 ओम कम है। और इससे कम प्रतिरोध नहीं हो सकता है, 2 से कम प्रतिरोध, छोटा प्रतिरोध इसमें नहीं हो सकता। कि अगर जोड़े 9 से 9 ना आए, ये आ जाए 0.1 ओम, ये ऐसा नहीं होगा, ये समांतर क्रम में होगा। बच्चों समांतर क्रम देखते हैं, सीरीज वाला हो गया। अब हम लोग समांतर क्रम देखेंगे, समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, इसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे होता है? इसमें ऐसा होता है कि जो प्रतिरोध होता है, ये प्रतिरोध है आपका R1, इसको हम इस तरीके से जोड़ेंगे। इसका जो पहला सिरा है वो एक स्थान पे, इसका भी पहला सिरा एक स्थान पे। और तीसरा प्रतिरोध भी, ये ए पॉइंट है यहाँ पे बेटा, बी पॉइंट है। अब किसी बैटरी को लाते हैं इसके सामने, जोड़ते हैं, यहाँ पे कुंजी के लगाएंगे। अमीटर लगाना तो लगा लेंगे क्योंकि धारा नापना है। ये प्लस है, यहाँ पे माइनस है, ये माइनस है, ये आपका सेल है। क्या है? सेल। R1 है, R2 है और ये। अब देखो धारा I से ही चलेगी। कहां से चलेगी धारा? I से चलेगी। अब जब धारा I से चलेगी तो इसमें भी जाएगी, R1 में जाएगी, R2 में जाएगी और R3 में जाएगी। तो क्या यार सब में सेम जाएगी? नहीं, सब में बंटवारा हो जाएगा। तो इसमें मान लेते हैं I1 चली गई, छोटा सा पार्ट है I1, इसमें छोटा सा पार्ट I2 चला गया और तीसरे वाले में I3 चला गया। बोलो समझ में आ रहा है ना? ये तीन तरीके से, इसमें I1 गया, इसमें I2 गया, इसमें I3 गया, फिर यहां से I1 I2 सब मिलके I बन जाता है। अगर कुल धारा की बात करूं, टोटल धारा, इससे निकली हुई धारा I इक्वल टू क्या है? I1 प्लस I2 प्लस I3। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है, इसमें विभवांतर समान रहेगा, समान रहेगा, विभवांतर सब में सेम रहेगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। अगर ओम के नियम से बात करूं तो I इक्वल टू क्या होगा? V अपान में R होगा। तो I1 इक्वल टू V अपान में R1, I2 इक्वल टू V अपान में R2 और I3 इक्वल टू V अपान में R3। सबकी वैल्यू यहां पे रख देंगे। I की वैल्यू रखेंगे V अपान में R, V अपान में R1 प्लस V अपान में R2 प्लस V अपान में R3। अब हम ये देखेंगे V अगर कॉमन ले लें दूसरे वाले साइड से, तो 1 अपान में R1 प्लस 1 अपान में R2 प्लस 1 अपान में R3 बचेगा। तो V से भी कैंसिल हो गया। तो 1 अपान R इक्वल टू 1 अपान R1, 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। बच्चों 1 अपान R इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3, यही बचने वाला है। तो अगर एग्जांपल मैं दूं कि मान लेते हैं अगर 2, ये कितना है? यहाँ पे 2 ओम है, यहाँ पे 4 ओम है, यहाँ पे 6 ओम है। अब सबको किसमें जोड़ना है? सीरीज में जोड़ना, पैरेलल जोड़ना है, समांतर में जोड़ना है। तो कहोगे कि सर बड़ा आसान है, इसमें इसको जोड़ सकते हैं। 1 अपान R इक्वल टू, अगर इसको R1 मानू तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6। अगर एलसीएम की बात करूं तो कितना आएगा आपका? 12 एलसीएम आ जाएगा। तो 2 छंग 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12। तो 1 अपान R इक्वल टू 6 3 9 2 11, 11/12। R इक्वल टू 12/11। 11 का भाग दोगे तो 1 दशमलव, फिर ये बचेगा 10, फिर 0 बढ़ेगा। ठीक है, और इसके बाद कुछ पॉइंट करके आगे कुछ समथिंग आएगा। तो हम लोग केवल ये देखेंगे कि ये जो 2 ओम था, तो इसमें जब टोटल सबको जोड़ा गया तो कितना आया? 1 आया, 1 दशमलव करके कुछ आएगा। ठीक है, इधर जब डिवाइड करेंगे तो पता चल ही जाएगा। तो फिलहाल बच्चों
ये कम हुआ कि नहीं कम हुआ। तो समांतर क्रम में अगर प्रतिरोधों को जोड़ते हैं तो उनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो छोटे वाले प्रतिरोध से भी कम हो जाएगा। देखो छोटा वाला प्रतिरोध 2 ओम था, इससे भी वो कम हो गया, लेकिन इसमें छोटे वाले प्रतिरोध से ये बड़ा हो जाएगा आपका। बस इतनी सी बात है। तो घरों की जो वायरिंग होती है वो हमेशा समांतर क्रम में होती है, नहीं तो प्रतिरोध है बढ़ता चला जाएगा। पता चला अगर प्रतिरोध बढ़ता चला जाएगा तो फिर आप क्या करेंगे, आपका वोल्टेज सब प्रतिरोध अलग अलग लेंगे। अब भाई सब प्रतिरोधों में 220 वोल्ट लिखा रहता है, प्रत्येक प्रतिरोध अगर बल्बों लगाओगे तो बल्ब 220 से चलेगा, और यहाँ पे जा रहा है पता चला कि 100 वोल्ट जा रहा है तो बल्ब जलेगा ही नहीं। तो इसलिए प्रतिरोधों को हम लोग घरों की जो वायरिंग होती है उसमें जो प्रतिरोध जोड़े होते हैं उनको बच्चों हम जोड़ते हैं समांतर क्रम संयोजन में। तो यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी। और ये इससे जो न्यूमेरिकल बनेंगे, ये फॉर्मूले जो न्यूमेरिकल बनेंगे, इसके बाद हम लोग इनके न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो बच्चों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद सभी को। और आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट हमारे चैनल में जरूर बताइए कि आपको वीडियो अच्छा लगा या नहीं। धन्यवाद।